जय हिंद दोस्तों, एक नया वीडियो आपके सामने आ गया है। पार्ट 5 ऑफ द चैप्टर प्रेसिडेंट। बुक जो है वो है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। ये हरे रंग की बुक है, इसको मैं दिखा देता हूँ। इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में जो है हम वीटो पावर डिस्कस कर चुके हैं प्रेसिडेंट की। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा सभी वीडियोस का, 1 2 3 4 जो पार्ट हैं इसके। और ये पार्ट 5 है, तो सारी बातें डीप डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात मैं स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 दे रहे हो, या फिर अगली बार के लिए आप तैयारी कर रहे हो, अगले साल की, या फिर और किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो जिसमें जो है जनरल साइंस के सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, तो उसके लिए मैं एक एक वीडियो बना रहा हूँ, दिन पे दिन बना रहा हूँ। कोई भी टॉपिक मैं मिस नहीं कर रहा हूँ। मैं आर्ट एंड कल्चर 11th की बुक ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, क्लास 6 की हिस्ट्री भी मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी। और कुछ वीडियो जो है मैंने स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के बनाए हैं, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के। और उसके बाद में करंट अफेयर्स की तो मैं टॉपिक बनाता ही रहता हूँ, हर रोज़ बनाता रहता हूँ। और ये अब जो है लक्ष्मीकांत बुक, इसको मैं कवर कर रहा हूँ। प्रेजेंट का जो है वो टॉपिक चल रहा है। इसके बाद में जो है 1 बाय 1 सारे टॉपिक डिस्कस करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप चाहते हो कि कोई आपका पूरा सिलेबस जल्दी सी कवर करा दे पूरे साल में, और ऐसे कवर करा दे कि उसने सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हों, कोई भी टॉपिक मिसिंग ना हो। ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनली जो है सारी चीज़ों को देखता हूँ कि कौन से स्टूडेंट को क्या दिक्कत आ रही है, कौन सा स्टूडेंट जो है वो क्या कह रहा है। कमेंट बॉक्स में मैं खुद रिप्लाई करता हूँ, और आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है रिप्लाई मिल जाएगा अपने कमेंट सेक्शन में। जो कमेंट बॉक्स जो है यूट्यूब चैनल का, आउट ऑफ द बॉक्स का, उसमें आपको मैं 24 घंटे के अंदर रिप्लाई दूंगा आपकी क्वेरी का, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम आप खराब नहीं करेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। स्क्रीन पे लेके चलता हूँ मैं आपको। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है ना दोस्तों, ये एक टाइप का लॉ ही। ऑर्डिनेंस का मतलब एक टेम्परेरी लॉ होता है बेसिकली। ठीक है, टेम्परेरी लॉ यानी ऐसा लॉ, मतलब जो जैसे कि कोई लॉ पास होता है पार्लियामेंट से, जितनी पावर उसमें होती है उतनी ही पावर जो है इस ऑर्डिनेंस में होती है। तो मतलब कि ऐसा समझ लो कि ये लॉ ही है एक, बस जो है ये पास किसके द्वारा हुआ है? राष्ट्रपति के द्वारा हुआ है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ है। ठीक है, और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्यों हुआ है उसके बारे में मैं बताता हूं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी, ऑर्डिनेंस इज नॉट अ परमानेंट लॉ, ऑर्डिनेंस इज अ टेम्परेरी लॉ। ठीक है, एक बात ध्यान में रखनी है आपको। दूसरी बात, कौन पास करता है इसको? राष्ट्रपति पास करते हैं इसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो पास करते हैं इसको। ठीक है, अब इसको जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कब पास करते हैं? वो तब पास करते हैं जब जो है पार्लियामेंट अब यानी कि या तो एक हाउस, ठीक है, या दोनों हाउस जो है वो सेशन में ना हो। रिसेस का मतलब होता है ब्रेक। ठीक है, जब आप स्कूल में ही पढ़ते तो रिसेस बोलते थे कि रिसेस है अब, यानी ब्रेक। ठीक है, तो यानी सेशन जो है पार्लियामेंट का वो अभी चल नहीं रहा। ठीक है, पार्लियामेंट मतलब कि हाउस जो है, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। ठीक है, अब वो एक हाउस भी हो सकता है, वो दोनों हाउस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता। अगर एक हाउस भी उनमें से जो है सेशन में नहीं है तो मतलब कि कोई भी बिल जो है वो पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो लॉ नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक बिल को लॉ बनने के लिए दोनों हाउसेस से गुजरना पड़ता है, लोकसभा राज्यसभा से, और उसके बाद में जो है राष्ट्रपति की सहमति चाहिए होती है। लेकिन अगर कोई भी जैसे हाउस, जैसे मैंने बताया कि रिसेस में है, यानी वो एक भी हाउस अगर सेशन में है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, डज नॉट मैटर, या फिर दोनों के दोनों हाउस ही रिसेस में हो, दोनों के दोनों हाउस ही सेशन में ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है अगर आपको लॉ पास करना है, कोई इमीडिएटली ऐसी सिचुएशन आ गई कि कोई ऐसा लॉ, मतलब कि ऐसा जो है आपको कुछ करना है, मतलब कि बेसिकली ऐसा कुछ करना है कि उस लॉ में, यानी जो टेम्परेरी लॉ होगा उसमें उतनी ही पावर हो जितनी एक परमानेंट लॉ में होती है जो पार्लियामेंट पास करता है, तो उसके लिए जो ये प्रावधान लाया गया है ऑर्डिनेंस का। ठीक है, कि मतलब ये है तो टेम्परेरी लॉ, लेकिन इसमें उतनी ही शक्ति है, उतनी ही पावर है, बिल्कुल ये जो है ऑलमोस्ट सेम है कंपेयर टू द नॉर्मल लॉ जो दोनों हाउसेज से पास होके आता है। ठीक है, आई होप अब यहाँ पे जो है बेसिकली आपको आइडिया मिल गया होगा ऑर्डिनेंस के बारे में। अब बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में 1 बाय 1। ठीक है, कैन इशू इट ओनली व्हेन ईदर और बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, मतलब कि अगर दोनों हाउस अगर सेशन में होए पार्लियामेंट में
तो जो पास हुआ है लेजिस्लेशन, जो पास हुआ है, जो मतलब ऑर्डिनेंस पास हुआ है वो वॉइड हो जाएगा, वो नल हो जाएगा। ठीक है, नल, समझ रहे हो आप? नल का मतलब कि लाइक वो खत्म हो जाएगा, वो उसकी कोई वो नहीं रहेगी, मतलब वो एक वॉइड चीज है, नल है, कुछ नहीं है वो। ठीक है, इट्स जीरो अगर दोनों हाउसेस सेशन में हैं। ठीक है, बात समझ आ रही होगी। तो ऑर्डिनेंस जो है वो तभी काम करता है जब या तो एक हाउस पार्लियामेंट का या दोनों हाउस जो हैं वो सेशन में नहीं होते। ठीक है, तो इट इज नॉट अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन। आपके क्वेश्चन आ सकता है ये एग्जाम में, तभी मैंने लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इट इज नॉट अ पैरेलल पावर, ऐसा नहीं कि पैरेलली सेशन भी चल रहे हैं, दोनों हाउसेज भी चल रहे हैं सेशन में, और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो भी अपना ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात को? कि मतलब एटलीस्ट वन हाउस जो है पार्लियामेंट का उसको सेशन में नहीं होना अगर ऑर्डिनेंस पास होना है तो। ठीक है, अब आगे बात होती है कि कैन बी क्वेश्चन इन कोर्ट ऑफ लॉ ऑन बीइंग मैनाफाइड। ठीक है, अब ये भी सवाल आ सकता है कि ऑर्डिनेंस गिवन बाय द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट ऑफ लॉ, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इट इज रॉन्ग, इट कैन बी क्वेश्चनड। ठीक है, इट कैन बी क्वेश्चन इन कोर्ट ऑफ लॉ ऑन बीइंग मैलाफाइड। मैलाफाइड का मतलब कि ऐसा कोई ऑर्डिनेंस जो किसी बैड फेथ में या धोखाधड़ी, बेसिकली धोखाधड़ी के इंटेंशन से जो है लाया गया हो। ठीक है, तो अब तक जो है बेसिकली कोई भी ऐसा केस नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट में जो जिसमें ये ऐसा बात करी गई हो कि प्रेसिडेंट ने ऐसा ऑर्डिनेंस पास करा था एंड इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब तक ऐसा कोई भी केस नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इट कैन बी क्वेश्चन इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ऑन बीइंग मैलाफाइड। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो मतलब ये बात ध्यान में रखना कि आप कोर्ट में जा सकते हो और ये कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कि जो प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, ये जो है इसके पीछे गलत इंटेंशन है, एक गलत जो है गलत मोटिव है बेसिकली। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद कैन बी इशूड ओनली ऑन सब्जेक्ट्स ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। ये भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी उन्हीं सब्जेक्ट्स पे, ठीक है, उन्हीं सब्जेक्ट्स पे एक ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं जिन सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट एक नॉर्मल लॉ जो है जब वो क्रिएट करता है उन्हीं सब्जेक्ट्स पे जो बना सकता है। ठीक है, तो मतलब कि प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस है वो ऐसा नहीं है कि वो जो मन चाहे जिस भी सब्जेक्ट पे बना दे उसको ऑर्डिनेंस को, ठीक है, ला दे, मतलब वो भी उन्हीं सब्जेक्ट्स पर एक ऑर्डिनेंस को ला सकते हैं जिन सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट एक लॉ बना सकता है। अगर पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट पर लॉ नहीं बना सकता, ठीक है, तो मतलब कि प्रेसिडेंट भी उस पर ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते उस सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में कैन नॉट टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मतलब सेम चीज़ है जैसे कि ऑर्डिनरी लॉ होता है जो पार्लियामेंट पास करती है, ठीक है, पार्लियामेंट से होके आता है, तो जैसे कि वो एक ऑर्डिनरी लॉ जो है फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकता किसी भी नागरिक के, भारत के नागरिक के, तो ऐसे ही जो है ऑर्डिनेंस भी, ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनेंस भी बिल्कुल एक लॉ ही है, बस वो एक टेम्पररी लॉ है जैसे मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, तो वो भी जो है कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकता किसी भी भारत के नागरिक के। ठीक है, कैन नॉट टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। आगे लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑन रीअसेंबलिंग इफ, ठीक है, इफ अप्रूव्ड बिकम्स एन एक्ट। मतलब कि जब तक दोनों हाउसेज जो हैं सेशन में नहीं आए तब तक तो चलो ऑर्डिनेंस जो है वो है, ठीक है, तब तक तो वो चल रहा है। अब ऐसा दिन जब दोनों हाउसेज जो हैं वो असेंबल हो गए, यानी वो सेशन में आ गए, मतलब चालू हैं वो दोनों हाउसेज अब। ठीक है, जैसे कि सपोज करो लोकसभा तो चालू था, लोकसभा तो है सेशन में था, लेकिन राज्यसभा जो है वो मतलब सेशन में नहीं था। अब क्या हुआ कि राज्यसभा भी एक हफ्ते बाद सेशन में आ गया अब, मतलब ठीक है, अब राज्यसभा भी सेशन में है, अब लोकसभा भी सेशन में है। ठीक है, तो दोनों सेशन में जब हैं तो इस डेट को, ठीक है, इस डेट को जो है जब ये सेशन में आ गया, ठीक है, तो अब ये ऑर्डिनेंस जो है इसको दोनों हाउसेज के आगे जो है रखा जाएगा। ठीक है, इस ऑर्डिनेंस को जो प्रेसिडेंट ने पास किया था, ठीक है, इस ऑर्डिनेंस को जब दोनों हाउस अब सेशन में आ गए उनके आगे इस ऑर्डिनेंस को रखा जाएगा। ठीक है, अगर अप्रूव होता है तो ये एक्ट बन जाएगा, यानी एक लॉ बन जाएगा, फिर ये ऑर्डिनेंस नहीं रहेगा। ठीक है, ऑर्डिनेंस नहीं रहेगा, फिर ये एक एक्ट बन जाएगा, यानी एक लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अगर डिसअप्रूव हो जाता है, ठीक है, तो ये ऑपरेट करने से सीज कर देगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, डिसअप्रूव हो गया तो इट विल बी कैंसल्ड। मतलब अगर दोनों हाउसेज ने जैसे कि कैंसिल कर दिया, दोनों हाउसेज के आगे रखा जब ये, तो कैंसिल कर दिया उन्होंने बेसिकली, ठीक है, इसको ऑर्डिनेंस को, तो मतलब कि इट विल सीज टू ऑपरेट, फिर ये जो है काम नहीं करेगा, फिर ये लागू नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई एक्शन नहीं लिया, बेसिकली एक्शन ही नहीं लिया, लोकसभा राज्यसभा ने कोई इस पे एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है, तो इट विल सीज टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक, सॉरी ऑन द टू ऑपरेट ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स लिखा है, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे मंथ लिख दिया, ठीक है, इट इज़ वीक्स यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर वीक्स है, मंथ नहीं है। तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स, ठीक है, 6 हफ्ते जो हैं, 6 हफ्ते दिए जाएंगे। अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया 6 हफ्ते तक, तो अपने आप ये जो है ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा ऑर्डिनेंस। समझ रहे हो आप बात को? अगर उन्होंने बोल दिया हाँ तो बन जाएगा एक्ट, अगर उन्होंने बोल दिया ना तो हो जाएगा कैंसिल, और अगर उन्होंने कुछ करा ही नहीं तो 6 हफ्ते जब से दोनों हाउसेज में से जो लेटेस्ट डेट है, मतलब कि लोकसभा आया जैसे कि 2 तारीख को, ठीक है, और राज्यसभा आया 6 तारीख को उसी महीने की, ठीक है, तो 6 तारीख से गिना जाएगा वो 6 वीक जो हैं, 6 हफ्ते जो हैं वो 6 तारीख से गिने जाएंगे, ठीक है। 6 जहाँ पे जब राज्यसभा आया था, ठीक है, 2 तारीख को आया था लोकसभा, 6 तारीख को आया था राज्यसभा, तो राज्यसभा का जो आने का टाइम है, ठीक है, जो हाउस बाद में आया है सेशन में, ठीक है, उसके डेट उस डेट से जो है 6 हफ्ते गिने जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि अगर 6 हफ्ते में कोई एक्शन नहीं लिया गया तो इट विल बी एक्सपायर्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब मैक्सिमम लाइफ, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये आ सकता है, मैक्सिमम लाइफ जो है एक ऑर्डिनेंस की कितनी हो सकती है। तो देखो 2 सेशन में ये जो टॉपिक है ये बाद में किसी चैप्टर में आएगा, लेकिन मैं यहीं पे बता रहा हूँ आपको कि दो जो वो होते हैं, सेशन होते हैं हाउस के, पार्लियामेंट में चाहे कोई भी हाउस हो, 2 हाउसेज के बीच में जो है 2 सेशन के बीच में एक हाउस के मैक्सिमम टाइम जो है वो 6 महीने का हो सकता है। यानी 6 महीने में, ठीक है, 6 महीने में जो है किसी भी हाउस को, ठीक है, मतलब 2 सेशन तो एटलीस्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे आज स्टार्ट हुआ सेशन, ठीक है, तो अब इससे 6 महीने आप गिन लो, तो अगर इन 6 महीने में जो है दूसरा सेशन नहीं करा, ठीक है, दूसरा सेशन अगर स्टार्ट नहीं, मतलब होना ही है वो तो, ठीक है, होना ही है, नहीं तो हुआ कि तो क्या हुआ, मतलब वो तो होना ही है बेसिकली कि 6 महीने में जो है एटलीस्ट 2 सेशन जो है वो हाउस के होंगे, ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो इसीलिए कहते हैं कि 6 महीने, ठीक है, 6 महीने इज द मैक्सिमम टाइम। समझ रहे हो? 6 महीने में तो दोनों हाउसेज जो हैं कभी ना कभी तो वो दोनों एक साथ मिलेंगे ना। बात समझ रहे हो आप कि दोनों हाउसेज जो हैं 6 महीने में जो है एक साथ में बैठेंगे, मतलब क्योंकि एक हाउस के 2 सेशंस में जो है मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 महीने का हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो, मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो 6 महीने का हो सकता है। तो बेसिकली अगर एक हाउस अगर एक बार सेशन उसने डिक्लेयर किया और वो रिसेस में चला गया, तो दूसरा सेशन जो है उसको तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना 6 महीने से पहले, मतलब कि आएगा तो ना, वो आएगा उसमें, मतलब कि सेशन जो है स्टार्ट करना पड़ेगा 6 महीने से पहले उसको। तो जब सेशन स्टार्ट होगा तो वो आप उसके आगे रख दोगे, ठीक है, उसके आगे हाउस के आगे आप वो रख दोगे, क्या बोलते हैं, ये ऑर्डिनेंस रख दोगे अप्रूवल और डिसअप्रूवल का। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, ठीक है, तो मतलब इसीलिए यहाँ पर कहते हैं 6 महीने और 6 हफ्ते। 6 महीने तो 2 उससे आ गया, 2 सेशन एक हाउस के, ठीक है, उनके बीच में मैक्सिमम गैप इज ऑफ 6 मंथ, ठीक है, और 6 हफ्ते उससे आ गया कि अगर उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया। अगर उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया तो मैक्सिमम एक ऑर्डिनेंस की जो लेंथ हो सकती है वो हो सकती है 6 महीने 6 हफ्ते, ठीक है, 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स, ठीक है, टोटल इतना टाइम पीरियड हो सकता है, मैक्सिमम लाइफ हो सकती है एक ऑर्डिनेंस की। इसके बाद में अगर वो जो है ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया विदाउट डिसअप्रूवल, अगर उसको डिसअप्रूव नहीं किया, मतलब हाउस ने जो है उसके आगे रखा लेकिन हाउस ने डिसअप्रूव नहीं किया उसको, ठीक है, लेकिन बस वो अपने आप ही एक्सपायर हो गया, बेसिकली अपने आप ही एक्सपायर हो गया 6 हफ्ते बाद में, तो उसके अंडर में जो भी एक्शन लिए गए थे, ठीक है, जब वो ऑर्डिनेंस था तो उसके अंडर में जो भी एक्शंस लिए गए थे वो फुली वैलिड रहेंगे और फुली इफेक्टिव रहेंगे, ठीक है, नल और वॉइड डिक्लेयर नहीं होंगे वो एक्शंस। ये बात ध्यान में रखनी है। अगर वो बिल जो है विदाउट डिसअप्रूवल अगर जो है वो एक्सपायर होता है तो, बात समझ में आ रही है, ठीक है।
उसके बाद में कैन विड्रॉ एनी टाइम बट ऑर्डिनेंस मेकिंग विड्रॉइंग इज डन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हेडेड, हेडर लिख रखा है यहाँ पे, हेडेड। ठीक है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब कि ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है या विड्रॉ करने की पावर है, विड्रॉ भी किसी भी टाइम कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि उनको परमिशन लेनी है पार्लियामेंट से या फिर किसी हाउस से परमिशन लेनी पड़ेगी, किसी भी टाइम पे वो विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये विड्रॉइंग और ऑर्डिनेंस की जो मेकिंग पावर है ना, कि ऑर्डिनेंस लाना है या ऑर्डिनेंस विड्रॉ करना है, ये प्रेसिडेंट खुद के उस पर नहीं करते, खुद के दिमाग पे नहीं करते कि मतलब कि हाँ मुझे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ऑर्डिनेंस लेके आना है, अब मेरी इच्छा हो रही है। ऐसा नहीं होता है, उनको एडवाइस लेनी पड़ती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, ठीक है, उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिनका हेड पीएम है, प्रधानमंत्री होते हैं जिनके हेड, तो वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि सर अभी आप जो है ऑर्डिनेंस लेके आओ। ठीक है, अभी ज़रूरत है, सेशन भी नहीं, हाउस भी सेशन में नहीं है, और जो है ये इंपॉर्टेंट मैटर है, तो इस पे जो है आपके ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तब प्रेसिडेंट लेके आते हैं ऑर्डिनेंस को। ठीक है, या फिर वो कहें विड्रॉ करना है, पीएम कहें कि विड्रॉ करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहें कि भाई हटाओ ऑर्डिनेंस को, तभी राष्ट्रपति जो है वो हटाएंगे ऑर्डिनेंस को। अपनी इच्छा से नहीं हटाते वो कि हाँ भाई मेरा मन कर रहा है तो चलो हटाते हैं इसको। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब कि ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई भी लॉ, मतलब नॉर्मल ऑर्डिनेंस हो चाहे वो हो परमानेंट लॉ, कोई भी ऐसा लॉ जो पुरानी पहले की डेट से जो है लागू हुआ हो। मतलब आप ला तो रहे हो उसको 2022 में, ठीक है, आपने कोई भी लॉ लेके आए हो आप उसको 2022 में, पास हुआ है वो 2022 में, ठीक है, और आप कह रहे हो कि ये जो लॉ है हम इसको जो है 2016 से मानते हैं लागू। ठीक है, ये जो लॉ है हम इसको मान रहे हैं कि ये जो लॉ है 2016 से लागू था। तो मतलब कि जिन जिन लॉ ने उसको ब्रेक किया होगा, यानी 2016 में तो ये लॉ आया ही नहीं था, 17 में नहीं आया था, 18 में भी नहीं था, तो शायद ऐसे कुछ एक्शंस, ठीक है, जो लोगों ने करे होंगे और जो इस लॉ के अकॉर्डिंग अब, ठीक है, वो एक ऑफेंस हैं, तो वो लोग प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। समझ रहे हो बात को? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ऐसा होता है कि कोई भी लॉ जो पुरानी डेट से लागू हुआ है, ठीक है, उसको मान लेते हैं, मतलब वो माना जाता है कि ये लॉ आज से लागू नहीं, ये लॉ जो है हम पहले से लागू मान रहे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो आप? तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। इसके बाद में कैन मॉडिफाई और रिपील एनी एक्ट और ऑर्डिनेंस। ये जो ऑर्डिनेंस है बेसिकली जो राष्ट्रपति लेके आते हैं, ये किसी भी लॉ को या किसी भी ऑर्डिनेंस को जो है मॉडिफाई कर सकता है या फिर रिपील कर सकता है। ठीक है, रिपील मतलब कैंसिल, ठीक है, क्लोज, या फिर मॉडिफाई मतलब मॉडिफाई करना, मॉडिफाई का तो मतलब पता ही होगा आपको। और फिर उसके बाद में कैन ऑल्टर और अमेंड अ टैक्स लॉ। कोई भी टैक्स का जो लॉ है, ठीक है, उसको भी जो है राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस अमेंड कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। ठीक है, चेंज में तो उसमें कुछ ऐड कर सकता है या फिर उसको जो है ऑल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है बेसिकली। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन जो है वो कर सकता है टैक्स लॉ में ऑर्डिनेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। उसके बाद में कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी परमानेंट लॉ जो है उसको चेंज कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। ऑर्डिनेंस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, भारत के संविधान को अमेंड नहीं करा जा सकता। ठीक है, ऑर्डिनेंस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने बात कर ली या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, इसके बाद कैन इशू ऑर्डिनेंस इवन व्हेन देयर इज नो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। ये भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या जो है राष्ट्रपति सिर्फ वॉर के टाइम पर ही ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं या कोई ऐसा कोई लड़ाई दंगा हो गया, ठीक है, तो उसके टाइम पे ही कर सकते हैं बस। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑर्डिनेंस जो है वो कभी भी इशू करा जा सकता है, बस प्रेसिडेंट को ये लगना चाहिए कि ऐसी एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है, अर्जेंट सिचुएशन है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो भी यही कह रही है। तो सिचुएशन जो है वो कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो वॉर की ही सिचुएशन हो, ज़रूरी नहीं है कि वो लड़ाई दंगे की ही सिचुएशन हो। ठीक है, कोई नॉर्मल सिचुएशन में भी ऑर्डिनेंस जो है वो पास करा जा सकता है। ठीक है, अब ऑर्डिनेंस का जो ये प्रावधान जो है ना, ठीक है, जो संविधान में हमारे दे रखा है, ये यूएस और यूके के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नहीं है। ठीक है, बल्कि यूएस में तो चलो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसमें तो आप चलो कह सकते हो, लेकिन यूके में तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, यूके से ही तो हमने लिया है।
अपना जो गवर्नमेंट का जो फॉर्म है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं ना उसको, वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ मॉडल, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, दूसरे कोई चैप्टर आएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का, जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं वो इस बुक के। तो यूके में भी नहीं है ऑर्डिनेंस का जो ये सिस्टम है, और यूएस में भी नहीं है, समझ रहे हो बात को। तो ये एक स्पेशल वो है, ठीक है, एक स्पेशल एक पावर है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, चलो पार्डनिंग पावर, ठीक है, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की माफ करने की जो पावर है, जो माफी जो देते हैं वो, ठीक है, किसी भी क्रिमिनल को, तो वो क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 72, आर्टिकल याद करने जरूरी है, ठीक है, आर्टिकल याद करने जरूरी है, और उसको ना कनेक्ट करके याद करो, कनेक्ट करके, रट्टा मत मारो, कनेक्ट करके याद करो, जो मैं समझा रहा हूं उससे कनेक्ट करो उसको, ठीक है। आर्टिकल 72, आर्टिकल 72, ठीक है, बताता है कि प्रेसिडेंट जो है वो माफी दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, अगर उसने को, अब एक कंडीशन है इसमें, प्रेसिडेंट कब कब माफी दे सकते हैं, ठीक है, कब माफ कर सकते हैं किसी भी जुर्म, अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया हो तो, ठीक है, कंडीशन है उसमें, अगर उस व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस किया है जो यूनियन लॉ को ब्रेक करता हो, ठीक है, यूनियन लॉ, अगर ऐसा ऑफेंस बंदे ने किया है जो यूनियन लॉ को ब्रेक करता हो, ठीक है, तब जो है प्रेसिडेंट माफी दे सकते हैं, ठीक है, ही कैन ग्रांट पार्डन, समझ रहे हो बात को। दूसरा, सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल, यानी कोई भी जो है मिलिट्री पर्सनल है और उससे गलती हो गई, ठीक है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली जो भी जो है, उसकी वजह से उसे अगर सेंटेंस दी गई और उसे जेल हो गई, तो उसके लिए जो माफ़ी जो दे सकता है व्यक्ति वो है राष्ट्रपति, ठीक है, गवर्नर नहीं है वो, गवर्नर के बारे में डिस्कस करेंगे अभी आगे, ठीक है। लेकिन जो कोर्ट मार्शल से जो सेंटेंस का जो मिलती है, उसका माफ़ी जो दे सकते हैं वो राष्ट्रपति ही दे सकते हैं, गवर्नर नहीं दे सकता। ऐसे ही यूनियन लॉ अगर किसी ने ब्रेक किया है और जो उसकी वजह से उसे जेल हुई है, तो उसके लिए भी माफ़ी राष्ट्रपति ही दे सकते हैं, ठीक है, गवर्नर नहीं दे सकता, ठीक है। पार्डन का कह रहा हूं मैं, पार्डन का, ठीक है, पार्डन एक तो वर्ड होता है पार्डन, ठीक है, और कुछ वर्ड होते हैं कम्यूट, रेमिट, रेमिशन, ठीक है, इसके बाद में सस्पेंशन। तो ये जो वर्ड्स है ना, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आगे, ये जो है ना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन पार्डन का मतलब मैं यहाँ बता देता हूँ। पार्डन का देखो मतलब होता है कि आपने जो गलती करी ना और आपको जेल हो गई, ठीक है, आपने कोई गलती करी इंटेंशनली अनइंटेंशनली और आपको हो गई जेल, तो अब जो है आपका जो क्राइम है, ठीक है, प्रेसिडेंट उसको माफ कर देंगे, पूरा माफ कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने वो जो है आपसे गलती हुई तो माफ कर दिया हमने बिल्कुल, ठीक है, तो बिल्कुल आपका क्राइम भी माफ हो गया, पूरी स्लेट जो है वो साफ, और आपकी जो सेंटेंस थी, जो आपको जेल हुई थी, वो भी कैंसिल, ठीक है, तो पूरी माफी होगी और आपका जो जुर्म था वो क्लीन हो गया, आप क्लीन हो गए, ठीक है, आप पे जो कोई अब वो नहीं है, कोई क्रिमिनल वो नहीं है चार्ज, आप बिल्कुल साफ हो, ठीक है। तो वो जो है उस पूरी माफी को बोलते हैं पार्डन, ठीक है, उस पूरी माफी को, कंप्लीट साफ कंप्लीट माफी को, ठीक है, बोलते हैं पार्डन। लेकिन जो ये सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट जो है ना, ये पूरी माफी नहीं है, ठीक है, बात समझ रहे हो, पार्डन में और इनमें फर्क है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन, ठीक है, और जो गवर्नर है वो पार्डन नहीं कर सकता, ठीक है, सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट कर सकता है, इसके बारे में अभी बात करूंगा मैं आगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन कर सकते हैं, ठीक है, फुल माफी दे सकते हैं भाई, चार्जेस की भी खत्म और जेल जो है वो भी खत्म, ठीक है। तीसरा जो ऐसा कंडीशन है जिसमें प्रेसिडेंट जो है पूरी माफी दे सकते हैं, वो है सेंटेंस ऑफ डेथ। अगर किसी व्यक्ति को जो है मृत्यु दंड दिया जाए, यानी सेंटेंस ऑफ डेथ मिल जाए उसको, ठीक है, फांसी के लिए जो है उसको मतलब वो हो गए कि उसको फांसी लगेगी, तो उसके लिए जो है प्रेसिडेंट उसे माफ़ कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास ही पावर है। अगर प्रेसिडेंट को लगे कि हाँ जो ये डेथ जो सेंटेंस मिली है इसको, ये जो है ज़्यादा हो गई, सेंटेंस ऑफ डेथ विल बी वेरी हार्श, तो इसको जो है मैं पार्डन कर देता हूँ, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है उसको पूरी माफ़ कर सकते हैं सेंटेंस ऑफ डेथ को, ठीक है, गवर्नर नहीं कर सकता इसमें, लेकिन गवर्नर के बारे में भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो इन तीन केसेस में जो है प्रेसिडेंट पार्डन को ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है, ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ, सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल, और तीसरा सेंटेंस ऑफ डेथ, ठीक है। अब ये जो पावर है राष्ट्रपति की, ये इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से, ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव पावर है, कोई जुडिशियल पावर नहीं है, ठीक है,
और ये जो है कोई ये अपील की कोर्ट नहीं है, मतलब कि इसमें आपने अपील कर दी और ठीक है अब कोर्ट को जो है वो सुननी ही पड़ेगी। कोई ऐसा अपील की कोई कोर्ट नहीं। जैसे आप अपील करते हो ना कि हाई कोर्ट में, जैसा कि आपका डिसीजन जो है, आप जैसे कि वो हाई कोर्ट ने आपके उसमें डिसीजन नहीं लिया, तो आप अब कर रहे हो कि नहीं मैं हाई कोर्ट के डिसीजन से सहमत नहीं हूँ, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में जो है इसको अपील करूँगा। ठीक है, तो ऐसा कोई कोर्ट नहीं है ये। ठीक है, जो प्रेसिडेंट की जो ये पावर है ना, ये कोई अपील की कोर्ट नहीं है कि आप यहाँ पर है कि भाई अब ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने वो मतलब मुझे वो दे दी, ठीक है, कैसे जो सेंटेंस दे दी, अब जो है मैं अपील करूँगा प्रेसिडेंट के पास में। ठीक है, कोई अपील वाली कोर्ट नहीं है ये बस एक पावर है जिससे जुडिशियल एरर जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। प्रेसिडेंट को लगे कि हाँ एक जुडिशियल एरर है, कोई गलती, मतलब कि ना ज़्यादा जो है ध्यान से इस जो है इस केस को सुना नहीं गया शायद, या कुछ गलती हो गई है जजमेंट में, तो उसको करेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट की ये पावर है। दूसरा जो है रिलीफ फ्रॉम अ सेंटेंस अनड्यूली हार्श, रीजन बता रहा हूँ कि किस किस चीज़ों में जो है ये यूज आ सकती है। दूसरा जो है रिलीफ फ्रॉम सेंटेंस अनड्यूली हार्श, प्रेसिडेंट को लगे कि बहुत ही हार्श सेंटेंस दे दी इस व्यक्ति को, तो इतनी जो सख्ताई है वो तो मतलब ठीक नहीं है, तो उसको मैं थोड़ा सा ना जो है कम कर देता हूँ या माफ़ कर देता हूँ जो भी। ठीक है, तो वो चीज़ जो है उस रीज़न के लिए भी इस पावर को यूज़ करा जाता है। ठीक है, जुडिशियल एरर को करेक्ट करने के लिए, और जो अनड्यूली हार्श जो एक सेंटेंस दी गई है उसको थोड़ा सा ना कम करने के लिए, थोड़ा सा उसका ना रिलीफ देने के लिए। ठीक है, व्यक्ति को ज़्यादा हार्शनेस हो गई तो थोड़ा सा उसको जो है क्या बोलते हैं रिलीफ देने के लिए, मतलब बेसिकली रिलीफ को क्या बोलते हैं हिंदी में, अब बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ रिलीफ को क्या बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो अब आते हैं आर्टिकल 161 के ऊपर। ठीक है, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ठीक है, कैन ग्रांट पार्डन टू पर्सन इफ ऑफेंस डन अगेंस्ट अ स्टेट लॉ। अगर स्टेट लॉ के अगेंस्ट में जो है कोई गलती करी गई है, ठीक है, स्टेट लॉ के अगेंस्ट में अगर किसी व्यक्ति ने गलती करी है और उसे जेल हो गई, तो गवर्नर उसे पार्डन दे सकते हैं। पार्डन का मतलब फुल माफ़ी बोल रहा हूँ मैं, फुल माफ़ी। पार्डन का मतलब पूरी माफ़ी, चार्जेस भी क्लियर और आपका जो सेंटेंस है वो भी क्लियर। तो ये लिखा गया है आर्टिकल 161 में। प्रेसिडेंट की जो लिखी गई है आर्टिकल 72 में, गवर्नर की लिखी गई है आर्टिकल 161 में। ठीक है, अब लिमिटेशन क्या है, बेसिकली लिमिटेशन क्या है कि गवर्नर जो है कोर्ट मार्शल में, कोर्ट मार्शल का अगर ऐसा कोई केस आ जाए तो उसमें जो है पार्डन नहीं दे सकता। ठीक है, उसमें पार्डन नहीं कर सकता, लेकिन प्रेसिडेंट उसमें कर सकते हैं। प्रेसिडेंट उसमें फुल माफी दे सकते हैं, कोर्ट मार्शल के जो केस वगैरह ऐसा कोई प्रेसिडेंट उसमें कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकता उसमें पार्डन। ठीक है, दूसरा कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस। ठीक है, डेथ सेंटेंस को भी कैन सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट का मतलब जो है पार्डन नहीं होता। जो ये जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, इनको आप बुक में जाके अच्छे से देख लेना अगर आपको वर्ड टू वर्ड देखना हो, लेकिन मैं बस ये थोड़ा ऊपर ऊपर से बताऊंगा कि ये जो वर्ड्स हैं थोड़ा बहुत ही इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे कि किसी भी जो सेंटेंस है उसको थोड़ा सा कम करना, यानी साल, जैसे कि 10 साल की मिल गई सेंटेंस, तो 10 साल की सोच रहे हैं प्रेसिडेंट की ज़्यादा होगी, इसको थोड़ा ना 7-8 साल की कर देता हूँ, 6 साल की कर देता हूँ, तो 6 साल की कर दी उन्होंने, तो मतलब कि सेंटेंस तो वही है लेकिन उसकी ड्यूरेशन कम कर दी है। या फिर कोई ऐसी सेंटेंस मिल गई कि जो बहुत हार्श है, ठीक है, बहुत हार्श है, और जो व्यक्ति है वो या तो डिसेबल है, हैंडीकैप है, तो प्रेसिडेंट ने जो ना उसको चेंज कर दिया कि यार ये वाली सेंटेंस जो है ना ये ठीक नहीं रहेगी, इसको दूसरी कोई जो है दूसरी सेंटेंस देते हैं। ठीक है, मतलब ये जो है क्योंकि व्यक्ति भी डिसेबल्ड है, हैंडीकैप है, तो सही नहीं होगा, समझ रहे हो? तो जो वो पार्डन नहीं है, सेंटेंस तो तब भी मिल रही है व्यक्ति को, लेकिन वो कम हो गई या थोड़े बदल दिया उसको किसी और से, ठीक है, या फिर सस्पेंड कर दिया, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया कि चलो तुम्हें अगर माफ़ी मांगनी है ना तो तुम अभी जो है वो मतलब कि पिटीशन फाइल कर सकते हो प्रेसिडेंट के, मेरे पास में कर सकते हो आप, यानी प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में जो है पिटीशन फाइल करने का टाइम दे दिया थोड़ा बहुत, कि चलो आपकी सेंटेंस जो है थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ मैं, आपके पास टाइम है कि अगर आप पिटीशन फाइल करना चाहते हो मेरे पास में, ठीक है, तो वो कर सकते हो आप, माफ़ी की पिटीशन जो होती है। तो उसके लिए मतलब इस कम करना, बदल देना या इंटरचेंज, मतलब कि थोड़ा सा ना हार्शनेस कम कर दी, तो ये जो है बेसिकली पार्डन नहीं है, ये जो है एक जो है ना रिलीफ देना बोल सकते हो आप इसको। तो गवर्नर जो है वो पार्डन नहीं कर सकता, लेकिन ये जो रिलीफ वाले जो ये प्रोसीजर है ये कर सकता है। ठीक है, दोनों केसेस में। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। पेटिशनर जो है, ठीक है, कोई उसको राइट नहीं है ओरल हियरिंग का, मतलब कि भाई वो कहे कि प्रेसिडेंट जो है मेरी बात को सुने, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे क्या कहना है, मेरे पास एक ये राइट है, प्रेसिडेंट को सुननी ही पड़ेगी मेरी बात, ठीक है। तो ऐसा कोई राइट नहीं है आपके पास। प्रेसिडेंट की वो इच्छा है, राष्ट्रपति की, अगर वो आपकी बात को सुनना चाहते हैं कि भाई चलो बताओ अपनी मन की जो है, आपके मन में जो दुख है वो बताओ, वो तो ठीक है। अगर वो नहीं सुनना चाहते तो आपके पास वो राइट नहीं है कोई ऐसा। आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते अपील करने के लिए कि हाँ प्रेसिडेंट ने मेरी बात नहीं सुनी और मैंने जो है पिटीशन डाली थी, ठीक है, पार्डन के लिए जो है मैंने पिटीशन डाली थी और वो प्रेसिडेंट ने जो है मेरी बात सुनी नहीं फेस टू फेस, तो वो नहीं कर सकते आप, ठीक है, कोई राइट नहीं आपको। दूसरा, प्रेसिडेंट कैन टेक अ डिफरेंट व्यू फ्रॉम द कोर्ट। प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड नहीं है, कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया तो प्रेसिडेंट को भी वैसा ही कुछ डिसीजन लेना है, जो कोर्ट से रिलेटेड ही कुछ होना चाहिए, ठीक है। वो कुछ अपने उसमें मतलब अपनी सोच के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड नहीं है बिल्कुल भी, वो बिल्कुल अलग व्यू ले सकते हैं सिचुएशन का, वो जो है कोर्ट से बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है। अपना खुद की वो मन मर्जी से जो है उनको जो ठीक लगता है वो जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। कोर्ट से वो बाउंडेड नहीं है बेसिकली। उसके बाद में ये जो पावर है, इट हैज़ टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। वही फिर बात आ गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, जो यूनियन कैबिनेट है बेसिकली, तो उसके एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट जो है ये इस पावर को एक्सरसाइज करेंगे। हर जगह यही बात आती है कि प्रेसिडेंट की जो है खुद की मनमानी नहीं होती है। प्रेसिडेंट को जब हम बोलते हैं कि वो एक्सरसाइज करेंगे या अपना जो है ओपिनियन देंगे, तो बेसिकली वो प्रेसिडेंट की ओपिनियन नहीं है, वो ओपिनियन जो है वो यूनियन कैबिनेट की ओपिनियन है, वो प्रधानमंत्री की ओपिनियन है, ठीक है। वहां से वो चीज़ आ रही है, समझ रहे हो बात को। इसके बाद में नॉट बाउंड टू गिव अ रीज़न फॉर हिज ऑर्डर। अब कोई बाउंड नहीं है वो कि रीज़न देना है कि मैंने ये जो है ये चीज़ क्यों कही, या मैंने जो है ये माफ़ी क्यों दी इस व्यक्ति को, या मैंने जो है इसकी जो सेंटेंस है वो कम क्यों करी। अब कोई बाउंड नहीं है रीज़न देने के लिए, कर दी कम, ठीक है, कर दी। अब कोई बाउंड नहीं है कि मैं रीज़न दूँ किसी को जाके, कि कोर्ट को मैं बताऊँ, ठीक है। अब ऐसा कोई बाउंड नहीं है राष्ट्रपति, समझ रहे हो आप। इसके बाद में नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एक्सेप्ट व्हेन डिसीजन इज आर्बिट्रेरी मैलिफाइड सो एंड सो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोर्ट में जो है ना, कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, इस बात को कि प्रेसिडेंट ने जो है इसको माफ़ी क्यों दी, ठीक है, इसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए थी, समझ रहे हो, कि प्रेसिडेंट ने जो है मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो है ये जो चीज़ करी गई है ये क्यों करी गई है। जुडिशियल रिव्यू के लिए जो है बाउंड, जुडिशियल रिव्यू से बाउंड नहीं है, एक्सेप्ट व्हेन डिसीजन जो है वो एक ऐसे इंटेंशन से लिया गया हो जो डिस्क्रिमिनेटरी है या जो आर्बिट्रेरी है, जो कि या फिर किसी गलत मोटिव से लिया गया हो, ठीक है, या किसी पर्सनल उसके बेनिफिट के लिए लिया गया हो बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, तब तो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में है ये चीज़, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है, समझ रहे हो आप। लेकिन वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए, अगर डिसीजन जो है वो आर्बिट्रेरी नहीं है, ठीक है, प्रॉपरली लिया गया है, प्रॉपर एडवाइस पर लिया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की या जो कैबिनेट है यूनियन कैबिनेट उसकी, ठीक है, पीएम की एडवाइस ली गई है, तो जो है जुडिशियल रिव्यू के अंडर में नहीं है, ठीक है, until unless that decision is arbitrary, malified, discriminatory, whatever, ठीक है। इसके बाद में इफ अर्लियर पिटीशन रिजेक्टेड, अगर पुरानी वाली पिटीशन रिजेक्ट कर दी, मान लो प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि नहीं भाई मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ इसकी पिटीशन, ठीक है, ये जो कोर्ट ने डिसीजन लिया था इसकी सेंटेंस का वो सही है, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं सुनूंगा इसकी पिटीशन को, तो आपके पास में जो है कोई भी राइट नहीं है स्टे मांगने का, ठीक है, अपनी सेंटेंस पे कि भाई मैं एक और पिटीशन फाइल कर देता हूँ, ठीक है, पिटीशन प्रेसिडेंट ने ये पिटीशन वो कैंसिल कर दी तो ठीक है मैं एक और फाइल कर दूंगा, इतने तो मुझे राहत मिल जाएगी, ठीक है, प्रेसिडेंट इतने उसको कैंसिल करेंगे फिर मैं एक और कर दूंगा तो स्टे मिल जाएगा मेरे को, ठीक है, मतलब कि ना मुझे जेल जो है जेल में नहीं जाना पड़ेगा, स्टे मिल जाएगा मेरे को सेंटेंस पे कि अभी जो है स्टे मिल रखा है, अभी जो व्यक्ति ने जो है पिटीशन फाइल कर रखी है, ठीक है। तो मतलब ऐसा जो है कोई बिल्कुल भी राइट नहीं है आपको, ठीक है। अगर एक पुरानी पिटीशन जो है आपकी वो रिजेक्ट हो चुकी है तो आपको स्टे नहीं मिल सकता, ठीक है, स्टे नहीं मिल सकता आपको, दोबारा आप फाइल करो और सोचो कि स्टे मिल जाएगा मेरे को, ठीक है, कि मतलब मेरी सेंटेंस जो है वो रुक जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है।
तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया है पार्डनिंग पावर को और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को राष्ट्रपति की। अब आखिरी जो है टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई अगर डाउट हो इस चैप्टर में, इस वीडियो में कोई आपको यूँ लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, क्योंकि मैं सारे कमेंट खुद पढ़ता हूँ और खुद रिप्लाई करता हूँ, और मैं गारंटी देता हूँ 24 घंटे में आपके कमेंट का रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।